बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा। वीकेंड है, आप सब लोगों ने अपना वीकेंड भी अच्छे तरीके से प्लान कर लिया होगा। करना भी चाहिए, छुट्टी का दिन इसी तरह से सभी लोग प्लान करके जो है गुजारते हैं, अपनों के साथ गुजारते हैं। कोशिश करें अपनों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि सारा दिन तो हम काम पे मौजूद होते हैं, तो जो टाइम अपनों के साथ गुजरता है वो बहुत अच्छा गुजरता है। तो जी, हमने प्रोग्राम का आगाज़ करना है। आपको पता है एज़ यूजुअल हम अच्छी बात से आगाज़ करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में कुछ मज़ीद चीज़ें भी आपके लिए हैं, क्योंकि हमने आज डिस्कस करने हैं कुछ स्किन के मसाइल। तो आपकी हमेशा फरमाइश रहती है, सबसे पहले आगाज़ आज की अच्छी बात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के हवाले से ये फ़रमाया कि जब बंदा दुआ करता है, जब मोमिन अपने लिए तो हर कोई दुआ करता ही है, लेकिन जब वो किसी और के लिए दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दो फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है। यानी वो दो फरिश्ते जब वो दुआ कर रहा होता है दूसरों के लिए, तो वो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मौला, ये जो कुछ दूसरों के लिए मांग रहा है तो ये सब कुछ इसे भी अता कर। यानी गोया कि इससे ये बात समझ आती है कि जब हम अपनी दुआ को वुसअत दे देते हैं, फैला देते हैं, उसमें सारी मखलूक को शामिल कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल और एहसान वो भी फैल जाता है। और जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना फ़ज़ल और अपना इनाम और अज्र जब दूसरों को अता करेगा, उतना ही अज्र उस शख्स को भी अता करेगा कि जो दूसरों के लिए वो अज्र और सवाब मांग रहा होता है। ये थी आज की अच्छी बात। आज की खबरें भी हमने डिस्कस करनी है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, कज़ाफ़ी भट्ट साहब और आमिर रज़ा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए, और मेरे ख्याल से जितना हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उतनी अपनी नेमतों से हमें नवाजता है। ऐसा ही है? ऐसे ही अल्लाह ताला का जब भी शुक्र अदा करें। आज सुबह जब मैं फजर की नमाज के बाद हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हमारे पास एक स्कॉलर है यासिन हिजर साहब, उनको हमने कहा कि रिक्वेस्ट की कि हम हमें कुरान के बारे में कुछ ना कुछ बताएं। तो उन्होंने उस पर जो है वो हामी भरी और आज उन्होंने अलहम्द से ही शुरू किया। और ये ऐसी दुआ है, उन्होंने कहा कि बाकी दुआएं जो हैं वो तो आप इस तरह से मांगते हैं, छुप के मांगते हैं, या आप अल्लाह आपको पता चल जाता है कि आपकी असलियत क्या है दुआ के ज़रिए, आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन अलहम्द ऐसी दुआ है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। ये ऐसी दुआ है जो मांगनी चाहिए आपको, और ये वो दुआ है जो नमाज में इसके बगैर नमाज नहीं है। तो ये सारी की सारी जो सूरह फातिहा है ये असल में एक दुआ है, और इस दुआ के क्या असरात हैं और इस दुआ से क्या क्या फ़वाइद हैं, उस पर आज हमने सुबह सुबह लेक्चर सुने। तो इसलिए अब मैं तो कहूँगा कि हर वक्त अल्लाह ताला से उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और सूरह फातिहा जो है उसको दिन में आप कई मरतबा पढ़ें, सिर्फ 5 नमाज़ों में ही नहीं, उसके अलावा भी आप चलते फिरते उठते बैठते अपने बड़ों की फातिहा पढ़ते हुए भी सूरह फातिहा। बिलाशुबा बहुत अच्छी बात कही है जी। हमने भी अच्छी बात से आगाज़ किया, आमिर भाई ने भी अच्छी बात से आगाज़ किया। उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही होगा आज पूरे दिन। लेकिन खबरें क्या हैं? पहली खबर की तरफ चलते हैं। हमने बार बार ये जिक्र किया कि जी पंजाब में मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। महंगाई की हम बात करें या फिर हम दीगर जो इंतज़ामी मामलात हैं उनकी बात करें, तो हमने कहा क्यों ना आज हम अपने शहर लाहौर के कुछ मसाइल, कुछ इंतज़ामी मामलात और कुछ जो बिगाड़ हमने कुछ गुज़िश्ता दिनों में देखा, उसकी तरफ हम बात करेंगे। नए वज़ीर आला पंजाब जो हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्या क्या चीज़ें चैलेंज है? भट्ट साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए, चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है उनके लिए, और जिस वक्त ये इक़्तिदार में आए हैं, कोई एक चैलेंज हो तो मैं बताऊं, सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का चैलेंज है इस वक्त। आपके आटा, दाल, चीनी, सब्ज़ी, हर चीज़ इस तरीके से महंगी है कि बस कुछ ना पूछें। यानी कि आप ये कह लें कि गरीब की तो बेचारे की मौत वाक़या हो चुकी है। मिल उसको कुछ नहीं रहा, आमदन कुछ है नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। उसके बाद फिर आप आ जाएँ सफाई की सूरत हाल के ऊपर, इलाज मुआवजे की सहूलियात के ऊपर, हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज मुआवजा। ये तो दूसरे मसाइल हैं। 2 वक्त की रोटी, आमिर भाई आप एग्री करेंगे, सबसे पहला काम जो है, जो मुश्किल है वो रोटी खाना है। आज बना दिया गया है। अब पिछले दिनों हमने सुना आटा महंगा हो गया है। अना महंगाई का तो आप एक तरफ रहने दें, आपने सबसे पहले बात की चैलेंजेस की। तो आमिर भाई महंगाई कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। अदब में ना किसी के चले जाए, मैं माजरत पहले कर लेता हूँ। हमजा शहबाज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसके अपने अब्बा हैं। अच्छा, वो कैसे? शहबाज शरीफ ने जो पंजाब में काम किया,
एग्जैक्टली अच्छा, ये रिवायत बरकरार हमजा रखी है। साहब के लिए वो काम करना, अब ये हमजा पे है बिल्कुल सही कि कहा वो बुजदार सरकार बनते हैं या शहबाज सरकार बनते हैं। आई डोंट थिंक सो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि नहीं, उनको अपने वालिद साहब की देखिए, रहनुमाई तो रहेगी। उस स्पीड को लेना, हाँ जिस स्पीड पे हमने काम करते मियाँ शहबाज शरीफ को देखा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं खुद उन मीटिंग्स का गवाह हूँ जो कि फजर के बाद बुलाई जाती थी, यस एग्जैक्टली, और वो जंगी रात के दिनों गए में तक याद जारी है हमें, रहती थी। बिल्कुल। 3 से 4 घंटे उस आदमी की, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान, खादमे पाकिस्तान बन गए, नींद है। उस 3 घंटे के अंदर भी वो सोते हुए में जागते हैं, और वो जिस स्पीड से तैयार होते हैं और जिस स्पीड से वो मीटिंग्स करते हैं, हमजा को उसको मेरा ख्याल है फॉलो करना जो है बड़ा मुश्किल, सबसे बड़ा टास्क उनके पास अपने अब्बा हैं। हाँ, अगर वो बुजदार बन गए, अगर उनको ब्यूरोक्रेसी ने उसी तरह से चलाना चाहा कि आप निकलें, आप हम ये खबर चलवाएंगे कि हमजा शहबाज ने बगैर प्रोटोकॉल के लाहौर का दौरा किया, जेल रोड, माल रोड और मेन बुलेवार्ड पे गाड़ी खुद चलाई, जो कि बुजदार भी चलाते थे। तो फिर तो हमजा गया, फिर तो आप समझे ये बुजदार 2 साबित होगी। सही। लेकिन अगर ये अपने वालिद की जो सुन्नत उसको कहना चाहिए उस पर अमल करेंगे और कभी मुल्तान रोड का दौरा लेकिन करेंगे, उनको तो शोबाजियां भी कहा जाता था भट्ट साहब। नहीं, शोबाजियां कहा जाए, जो मर्जी कहा जाए, आप आज भी निकले, आप लाहौर की आवाम से सिर्फ एक सवाल करें, दौर किसका अच्छा था? वो नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते एडमिनिस्ट्रेटिवली। नवाज शरीफ भी इसी सूबे के वज़ीर आला रहे थे ना, बाद में वज़ीर आज़म बने। हमारे सामने मिसालें रही हैं, जब जब बारिश हुई है पानी में हमने ना, वो शहबाज शरीफ साहब को सीएम पानी में निकलते, मैंने जब उनका अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ था और वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, तो लाहौर में अदारों को मुतहरक होते देखा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के साथ जो मिट्टी जमा थी उसको खारते और जिसमें पौधे उगे हुए थे उनको निकालते हुए देखा है, क्योंकि वो पिछले 3-4 साल में कोई काम नहीं हुआ था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है, बाद में बात करते हैं, आप जो बात आप करना चाह रही हैं। मैं आपसे वैसे एग्री नहीं करती। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है महंगाई कंट्रोल करना। महंगाई पूरा आवाम का मसला देख लें आमिर भाई, कौन सा है सबसे आवाम का मसला महंगाई बिल्कुल है और ये रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आवाम को सहूलियात दी जाए। आप मुझे बताएं, महंगाई भी है और मेरा रोड भी टूटा हुआ है, मुझे खारक नाले से सब्जाजार और सब्जाजार से अपने घर पे जाते हुए मिट्टी, धूल, ट्रैफिक का दबाव, परेशानी, गड़े, ये बर्दाश्त करना पड़ते हैं, कूड़ा करकट। तो मेरा जो लेवल है, लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, वो दुगना हो जाएगा। महंगाई तो है, वो तो पिछले 4 साल में जो हमने भुगता है, जिस तरह से लोगों की ना आमदन, ज़राए आमदन बढ़े, कारोबार तक लोगों के तबाह हो गए। आप इस लाहौर शहर के अंदर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स जो कि किराए पे थे वो बंद हो गए। कुछ कोरोना था, कुछ महंगाई थी, बिल्कुल ऐसे लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि वो जाके खर्च कर सके। चंद मदूदे, चंद जो सरवाइव कर गए, वो आज भी आपको नजर आते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कारोबार नहीं था, आप कपड़े का कारोबार ले लें, उसमें भी इसी तरह से था। आप शोरूम्स की बात कर लें, उनके पास भी यही चीज़ें थी। वो कि गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स कहते थे कि बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, और भाई वो गाड़ियाँ जो आ रही हैं, जिनके पास पैसा जमा हो रहा था, उन्होंने खर्च नहीं करना। ऐसे ही है, जिनके चंद घरानों के पास जो पैसा जा रहा था वही पैसा जाना है। लेकिन ये बड़े लेवल की बात है, मैं मैक्रो लेवल की बात करता हूँ, मैं लाहौरिया हूँ, मैंने लाहौर की बात करनी है। आप आए मेरे साथ, हमजा साहब, अंदरून शहर आपका हल्का है, मैं आपको दिखाऊँ कि अंदरून शहर में पिछले 4 साल से कोई सफाई का सिस्टम नहीं है। वहाँ पर शहबाज शरीफ के दौर में मोटर बाइक्स पर सफाई शुरू की गई, जो फिल्थ डिपो थे वहाँ से वो कूड़ा उठाया जाता था, लाहौर ये सुख का सांस लेते थे। लेकिन जब बुजदार सरकार आई, वो सिस्टम बंद हो गया। आज वहाँ पे अंदरून शहर के साथ साथ जो नाले हैं उनको जाकर आप देखें, उनकी कब से सफाई नहीं है। बिल्कुल। जो ग्रीन बेल्ट्स बनी इस दौर में 4 साल के अंदर, वो रोड से 1.5 फुट ऊंची बनी, जिस पर मैं हमेशा रोता हूँ कि खुदारा वो यूरोप का स्टाइल है। हमारा स्टाइल तो डूंगी ग्राउंड और डूंगी ग्रीन बेल्ट बनाना है, जिसके अंदर पानी जाए, बारिश का पानी जाएगा, वो हमारे लिए काम है। जो है, लेकिन हमजा साहब के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो अपने आप को अपने वालिद साहब की स्पीड पर लेके हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया गया था बुज़दार साहब के दौर में, कज़ाफ़ी भट्ट साहब, और कुछ मंसूबे वही थे जो बार बार कहा जा रहा था कि नून लीग के मंसूबे हैं। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, अब वो मंसूबे जो हैं, हमें उन पर काम होता नज़र आएगा, क्या वो जल्द मुकम्मल होंगे? देखिए, करना पड़ेगा। अब जो मंसूबे, अव्वल तो पहली चीज़ तो ये तो चीज़ ज़हन से निकाल दें कि इस हुकूमत का अपना, यानी कि सॉरी माजरत के साथ, पिछली हुकूमत का कोई अपना मंसूबा था।
वो जितने भी मंसूबे थे वो पिछली हुकूमत के ही उन्होंने कंटिन्यू किए। अच्छा, वो कंटिन्यू भी किया और फिर उनको अधूरा ही छोड़ दिया। अभी भी आप देख लें, ये अंडरपास जो बनाया गया चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास, वो कंप्लीट नहीं है, उसको अधूरा छोड़ दिया गया। सिर्फ तख्ती जो है वो बुजदार साहब की लगाई गई है। ये मंसूबे इनको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और जहाँ तक हाजी साहब ने बात की कि वो अपने वालिद की, मेरा ख्याल है कि वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर उनको चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चलेंगे तो ये सिर्फ हमज़ा की नाकामी नहीं होगी, ये मरकज़ में मरकज़ी हुकूमत की भी ही नाकामी होगी। अभी तो हमज़ा साहब जो मैं देख रहा हूँ, अभी तो वो अपनी काबीना को, कैबिनेट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, उसके लिए मामला चला रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई, जो मैंने सबसे पहले बात की, इसको देखिए, वो इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की, ये कम नहीं हो सकती, ये बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक पंजाबी नक्का ला दो, नक्का ला दो कि यार इसको किसी तरीके से थोड़ी स्टॉप, जहाँ है वहीं रुक जाए, इससे बढ़े ना। ये एक बड़ा चैलेंज है। देखें, इन्होंने होटलों की बात की, मैं आपको बताऊं, होटल तो चले, उन्होंने किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर लिया। रेडी वाले का इस वक्त क्या हाल है? जो रेडी के ऊपर रोज़ाना फ्रूट लेके, सब्ज़ी लेके जाता था, उस बेचारे का क्या हाल है? 2 वक्त की क्या, 1 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हुई है। और मैं अभी हाजी साहब, मैं ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मुसलसल आ रही है PTI के लोगों, पिछले दौर से बड़ी ज़्यादा महंगाई हो गई। ओ यार, बड़ा यार, केड़ी महंगाई होगी, तुसी कुछ छड़िया है? यानी कि जो कुछ वो करके गए हैं वो हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और महंगाई रुकने वाली नहीं है, और यही चीजें मेंशन की जा रही हैं। लेकिन आम आदमी क्या करे? वो तो ये कह रहा है कि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, तो फिर कम से कम अगर महंगाई नहीं रुकनी तो उसकी तनख्वाह उस तनासब के साथ कर्जी है वो किसने करनी है? शहबाज शरीफ साहब से अब लोग ये अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ पर प्लीज़ गौर किया जाए और किसी तरह जो लोग परेशान हैं उनकी मदद की जाए। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक फिलहाल लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदीद आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और जहाँ से बात हमने छोड़ी थी वहाँ से नहीं शुरू करनी। आमिर भाई को संजीदा मसाइल हैं, आवाम पूछ रही है। ये तो पहले हम कॉमेडी कर रहे थे। नहीं, पहले आप साहब की बातों को, टिप लेने लगे थे, थे, साहब की बातों को संजीदा नहीं, आप टिप लेने लगे थे ना, बातें के आपस मतलब जो टिप लेनी है ले ले, लेकिन आप मुझे मुहातब करके ये ना कहें कि आप संजीदा बात नहीं, डॉक्टर मोमिना ज्वाइन करने वाली हैं, बट साहब उनके जैसी टिप तो नहीं दे सकते। आप जुबैदा जैसी दे सकते, दे दे भाई। क्या ब्यूटी टिप बट साहब से क्यों? ब्यूटी टिप थोड़ी मैं इनको दूंगा, इनको देनी है ब्यूटी टिप, देनी है ना, नहीं देनी होगी। मैं अपनी बेगम को जाके ना दांगा, वैसे तो आज तक कोई ना टिप शिप नहीं दी, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इन्होंने आलूदगी की बात की, ये हकीकत बता रहा हूँ कि शहर के अंदर जो आलूदगी हो गई है वो इंतहा दर्जे की हो गई है। यानी कि मैं ईद के तीसरे दिन जो है वो ससुराल डे मनाने के लिए गया अपना, मेरा तीसरे दिन था ससुराल डे, लोगों का दूसरे दिन होता, मेरा तीसरे दिन था, तो मैं वहाँ पे गया तो मैं रिंग रोड से चला गया। आप बिलीव करें, मैं जाते हुए और जब मैं वापस आया ना तो मुझे उसी वक्त एहसास हो गया कि कज़ाफ़ी बट तू लम्हा पहन लगा है, हूँ तो बुखार, इतनी ज़्यादा डस्ट कि मैं अभी तक मुझे बुखार है, मेरा फ्लू नहीं कंट्रोल हो रहा, यानी कि मेरे पूरे जिस्म के अंदर दर्द हो रही है। मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, लेकिन जितनी जो आलूदगी थी वो रिंग रोड्स पे, रिंग रोड की वजह, आप सिर्फ रिंग रोड को देख लें, पूरे शहर के अंदर आप जाएंगे तो क्या सूरत हाल है। इसको कंट्रोल करने की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बड़े मसाइल हैं शहर के कि आपने आबो हवा को किस तरह से साफ़ सुथरा रखना है। हम अपने बचपन में आमिर भाई देखते थे, कभी इस तरह की कोई बात ही नहीं सुनी थी कि आलूदगी है बाहर, हम बाइक पे भी जा रहे हैं, अपने वालिद साहब को सब पता ही नहीं था इन चीज़ों का। असल में लाहौर में जो डेवलपमेंट हुई है उसमें हज़ारों लाखों दरख्त कट गए, सही, हज़ारों लाखों दरख्त मैं कह रहा हूँ कट गए इस पूरी डेवलपमेंट के अंदर जो आज हमें नज़र आती है, लेकिन किसी ने फिर उसकी प्लांटेशन की तरफ वो नहीं देखा। साबका गवर्नमेंट को मैं ये क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि इमरान खान साहब जब भी बात करते थे प्लांटेशन की बात, जिसकी अच्छी बात है उसको बिलियन ट्री सुनामी की बात है। बिलियन ट्री सुनामी और चीज़ थी, लेकिन आप मुझे बताएं मेवाकी जंगल से उन्होंने लगाए कि नहीं लगाए? बिल्कुल लगाए, बिल्कुल लगाए। लोगों को प्लांटेशन की तरफ राग़ब किया या नहीं किया? बिल्कुल। वो उन्होंने बहुत सारा, अभी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाया तो बहुत सारे दरख्त भी कट गए, लेकिन लोगों में ये शऊर आना कि दरख्त उनके लिए है और फलदार दरख्त, बिल्कुल ये सफ़ेदे का दरख्त या ये फैक्स का दरख्त जो है ये नहीं। आप अगर सफ़ेदे का और उसके अलावा फलदार दरख्त लगाएं, वो परिंदे जो लाहौर से रूठ गए, अभी हम बात कर रहे थे मैना की, तोते की, वो अब कभी लाहौर में उनके गोलों के गोल नज़र आते थे,
उड़ते हुए हम देखा करते थे, वो आज नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऐसे प्लांट लगाने शुरू किए जो ना फल देते हैं ना फूल देते हैं। इनकी खुराक कहाँ से आएगी? सही कहा आपने। जब खुराक नहीं है तो वो यहाँ से नकल मकानी कर जाएंगे, वो किसी और मुल्क में चले जाएंगे, उनके लिए तो कोई सरहद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहाँ यहाँ आएंगे नहीं। खुशामदीद कहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मैदान खेल के जो हैं वो आबाद हो सकते हैं। ये तजावुज़ात सबसे बड़ी रीज़न है। मुझे अब हमने हर दौर में देखा है, दावे बड़े बड़े किए गए, ऑपरेशन बड़े बड़े किए गए, लेकिन ये तजावुज़ात का मसला कभी भी नहीं हल हो सका। आमिर भाई, कोई तजवीज़ है आपके पास? इसकी तजवीज़ कोई नहीं है, जादू की छड़ी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके लिए जादू की छड़ी नहीं है। जिसका दिल जो जहाँ दिल चाहता है वो रेडी लगा देता है। करोड़ों रुपए की दुकानें हैं मार्केट, ये क्रीम ब्लॉक की मार्केट, वो बेचारे फारिग बैठे हुए हैं, उनके सामने रेडियाँ लगा के लोग हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। शालम में आप चले जाए, शालम चले जाए, यही मामला है। बिल्कुल। जितना अंदरूनी शहर के साथ साथ जिसको हम आम जुबान में बदरो कहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज में, वो एक गंदा नाला है, उसके ऊपर सारा कवर करके दुकानें बन गई, तंदूर बन गए, वहाँ पे पार्किंग बन गई। और ये आपके MPA और MNAs ने बनाए, नून लीग के दौर में भी बनाए और आप भी बन रहे हैं। मुझे ये बताएं, जब ये बन रहे थे, ये बनते हैं, उस वक्त कौन है? इसका तो हल यही है कि आपके जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, जो MPA MNAs हैं, उन्हीं को टास्क दिया जाए, वो तजावुज़ात को ख़त्म करें। फल और सब्जियां जो है दुकानों पे बिके, रेडियो पे ना बिके। ठीक है। ये जब तक ये रेडी माफिया मौजूद है, ये कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट एक बाजार बनाती है, रेडी बाजार बनाती है, वहाँ पे रेडियाँ अलाट करती है और वो नई रेडियाँ लेके बाहर आ जाते हैं। आमिर भाई, जो आपका एंटी इंक्रोचमेंट है, उस बेचारे के पास इख्तियार ही नहीं है। 500 रुपए जुर्माना देके आप अपनी सारी ट्रक लेके जाते हैं। हाँ, तो 500 रुपए लेके तो आप अपनी चीज वापस ला, आपको पता है जो उठा के लेके जाते हैं, सही, उसका जुर्माना 500 रुपए ऐसे। अच्छा, आप 500 रुपए दें, अपनी चीज वापस ले जाए। यानी वो जो पकड़ धकड़ होती है, लगता है तो ऐसा बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन। आप ये मैं क्योंकि मेरा रास्ता है, आप ये पीको रोड से गुजरे और फिर इकबाल टाउन और क्रीम ब्लॉक, फिर वहाँ से खारक नाला, वो चलते चले जाएं, आपको रेडियो का धाम नजर आए। ऐसे ही है, ऐसे ही वही ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। और रमजान में तो हमने देखा बड़ी खरीदारी करते हैं, दुकानें बन जाए। पर साहब, अभी आप उससे एग्री करते हैं नहीं करते, मुझे आप तजवीज बता दें। आमिर भाई वाली तजवीज तो मुझे लगा है कि मैं बताता ना हाजी साहब, बड़े मासूम आदमी है, बड़े मासूम। यहाँ इन्होंने जानते बूझते जो है वो यू टर्न मार दिया, तजवीज़ नहीं दिया, ये या तो यू टर्न मान गए या इनको वाकई पता नहीं है। मासूम आदमी है हाजी साहब ना। मैं देखिए ना, बड़े आराम से कह दिया यूं 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 यूं। हाजी साहब दसो ना, ये जी तजावुज़ात लवाइया ने, ये जो जी गवर्नमेंट होंगी वो MNA MPA आप लवाते ने, बताए ना। शालमी के अंदर अगर दुकानों के आगे रेडियाँ लगी हुई हैं, या एक मरले ज़मीन के ऊपर जो है वो 12 मंजिला इमारत बन गई है, तो मैंने नहीं बनवाई है, किसी ने बाहर से आके के दौर में उनके MPs बनाते रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये बुनियादी तौर पर तजावुज़ात को ख़त्म करने के लिए आपको ये सियासी वाबस्तगियाँ एक तरफ रखनी होंगी। आपको ये नहीं देखना होगा कि जनाब हाल रोड की मार्केट का जो सदर है वो नून लीग के नाल ताल्लुक रखता है, तो ये वास्ते जो है ना इत्थे असीं ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि उसने जाना, उसने जाके कहना मियाँ साहब वो फिर ना बड़ा मसला हो जाना, इंज ना करो। अगर PTI का उन्हें जाके कहना बुजदार साहब इंज ना करो है, तो फिर बड़ा मसला होगा, हड़ताल होगी। ये तो है, ये सियासी वाबस्तगी को आप एक तरफ रख के एक दफा ऑपरेशन क्लीन अप कर दें। अच्छा, मैंने हमेशा आमिर भाई सुना है कि आहत खान चीमा साहब जब DC थे तो उनके दौर में बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन रहा था। अच्छा, कभी किसी ने अगर ऑपरेशन देखना है ना तजावुज़ात के खिलाफ, तो मियां अज़हर के दौर का देखिए। अच्छा, वो था ऑपरेशन जिसमें उन्होंने ना देखा कि किसी का सियासी वाबस्तगी है। अच्छा, पूरे रोड्स उन्होंने और खुले करवाए। मियां अज़हर को ये क्रेडिट, यानी अगर कोई करना चाहे तो हो सकता जो करना, वो भी ये नवाज शरीफ का दौर था, लेकिन मियां अज़हर सब इंचार्ज थे इंक्रोचमेंट के, इन्होंने करवाया था ऑपरेशन। उसके बाद नहीं हुआ। सियासी वाबस्तगी की मैंने भी बात की, जो कब्जे करते हैं उनकी किसी न किसी सियासी वाबस्तगी होती है। कोई पुलिस का उसका बंदा होता है, कोई किसी और अदारे का बंदा होता है, वही करते हैं। बिल्कुल। और कौन करेगा? आम आदमी। आप बरसा, आप जूता बाहर जरा किसी जगह पे उतार के मुझे दिखाएं, ऐसे ही है। सर चित्रोल ना कर देंगे मेरा नाम चित्रोल किन्ने करनी है। नहीं मैं तो दस रहा, तुसी किसी दी जगह ते जाके कल कत्ल होया जे बकरी बंधन ते, कि मेरे घर के सामने बकरी बंध, मेरी बात सुनो। लेकिन इन दुकानों के सामने अगर ये रेडियां लगती हैं, इन दुकानों के, मैं फल लेने के लिए रुका, ये मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट की बात बता रहा हूँ,
तो कहता जी अमरूद जो है ना 125 रुपये किलो। मैं कहा यार इन्ना महंगा, तू कुछ रियायत कर। कहना भजन की रियायत करा, ए हुनी मैं ए फल मैं तुहानू गिनाना वा जिहड़ा मैं खाने भेजे। हाँ, तो आप अंदाजा करें। अच्छा नहीं, अच्छा एक और आप भी मुझे चीज़ है। बताएं कि मैं इसको सस्ता कैसे करूं। आज इसको कैसे सरकारी रेट, ये जो लिस्ट लगी है, कागज़ का टुकड़ा लगा है जो मुझे 1 रुपये का इनको कॉस्ट करता है और ये 25 रुपये का मुझे दे के जाता है कि ये तूने लगाना लाजमी है। ये कहता है इस पर मैं कैसे बेच लूँ, थाने वाले मुझसे फल लेके जाते हैं। ये पीछे जो मार्केट जिसकी दुकान है वो मुझसे फल लेता है। हाँ, अब मैं आपसे से निकालूंगा इन्होंने पैसे। अपने बच्चों के लिए हाई साहब इसके अंदर एक और चीज़ भी है, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली। जो दुकानदार है ना, जो आगे उसके रेडी वाला या फट्टे वाला लगा हुआ ना, वो उसने खुद लगवाया होगा और वो उससे महीने का 25-30 हज़ार रुपया ले रहा होता है। ये नहीं कि के अलावा भी लगे हुए नाले के साथ साथ चीजें लगी हुई ना, वो तो दुकानदार नहीं है। हाई साहब वो तो बाद च लगे ने ना, मैं दुकान दे आगे जड़ा लगा ना। आमिर भाई हल नहीं होने वाले हो सकते हैं अगर आप विल हो, हमजा साहब की अगर विल हो और वो शहबाज शरीफ साहब को फॉलो करें अपने वालिद को, मेरा ख्याल है ये मामला हल हो सकते हैं। ये इतने मुश्किल नहीं है। आप एक दफा जो है अपने आज का मेरे ख्याल से शो जो है, मैं आयशा को कहूँगी नॉर्मली अगर हम 3-4 चंक्स अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर तो ज्यादा हमें अपलोड करने हैं, क्योंकि हमने बेसिकली मसाइल पे बात की है शहर के। और हमजा शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अब वजीर आला हैं, तो हमारे पास उम्मीदें बहुत सारी हैं कि हम अपनी शिकायत अपने शहर की, क्योंकि हम तो सिटी 42 शहर की आवाज़ हैं, तो ये मसाइल पहुंचा सके, इससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमजा साहब को? हमजा साहब को WILL वाला विल रखें, और कोई विल ना रखन, कर देन कुछ ना कुछ अपने अब्बा जी का नाम जोड़ा है वो कितने वो देते। ठीक है आमिर भाई, यही अपने वाला साहब का नाम ना डुबोए। हाँ। और बल्कि उनका नाम रोशन करें। लोग शहबाज शरीफ को भूल जाएं, हमजा शहबाज को याद रखें। हाँ। लेकिन उसके लिए हमजा शहबाज को ये इनके जो इर्द गिर्द 4-5-7 पॉलिसी हैं उनसे ज़रा जान छुड़ानी होगी। लोगों में निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, खुद जाएं, खुद सफ़र करें, लोगों को मिलें, लोगों से पूछें उनका मसला क्या है, तब जाके वो उस शहबाज स्पीड को पहुंच सकेंगे जिसको आज भी लोग याद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। भट्ट साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, आप हेडलाइंस जानिएगा, शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। मैंने आगाज़ में कहा था कि आज आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा खुशनुमा नज़र आए, बहुत ही प्यारा नज़र आए। इसके लिए सब लोग कोशिशें भी करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली लोग कुछ कोशिशों में उल्टा कर जाते हैं, तो हम आज आपकी हेल्प करेंगे। गर्मियों में सबसे बड़ा मसला जो आम तौर पे लोग कहते हैं कि जी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन होना शुरू हो जाती है, कलर डल होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली एक्नी के मसाइल होते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे। पसीना ज़्यादा आने से बहुत सारे लोगों को मसाइल होता है, तो इसका हल क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। डॉक्टर मोमिना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हर कोई चाहता है कि हमारा रंग गोरा नज़र आए, हम खूबसूरत दिखें। अब वो लोग जिनका रंग गोरा भी है, गर्मियों में उनका रंग डल होना शुरू हो जाता है। आप बाहर निकलें, इतनी आजकल शदीद धूप है, वाकई ऐसा होता है। जो लड़कियां यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेजेस जो बच्चियां जा रही हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कॉन्शियस भी वही होती है। क्या कहेंगी? तो जनाब, यस, धूप, इट इज़ सन डैमेज। सन आपको टैन कर रहा है, सबसे पहले तो सन ब्लॉक लगाइए, हर 2-2 घंटे के बाद लगाइए। ठीक है। आप दुपट्टा भी लेंगे सर के ऊपर कवर करने के लिए चेहरे को, आप छतरी भी लेंगे। जस्ट अप्लाइंग अ सन ब्लॉक इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आप फिजिकल कवर भी देंगे, क्योंकि एक इमीडिएट टैनिंग होती है, एक डिलेड टैनिंग होती है। जैसे आप घर से बाहर से आए तो अम्मियाँ कहती नहीं बिल्कुल रंग काला हुआ है, छाइयाँ सी पड़ जाती हैं एकदम मुंह पे। तो इमीडिएट टैनिंग होती है जो आप धूप से फौरन आते हैं, एक डिलेड टैनिंग होती है। टू स्टॉप दैट आपने बस सन प्रोटेक्शन रखनी है। कैप्स पहने बॉयज़ के लिए, लड़कियां छतरियां ले साथ, थोड़ा जितना दुपट्टे से चेहरा कवर हो सकता है वो करें। उसके बाद हम समझ में यूज़ करवाते हैं विटामिन सी सबसे ज़्यादा। विटामिन सी बेस्ड क्रीम या सिरम आप मॉर्निंग में लगाइए और उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाइए। वो सन डैमेज को भी रोकेगा, टैनिंग होने से भी रोकेगा। ठीक है। पानी ज़्यादा पिएंगे, जितना पानी, जितने लिक्विड्स आप ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हीट वेव फिर से आने लगे, देयर इज़ अनदर हीट वेव कमिंग, तो पानी ज़्यादा पिएंगे। प्लस उसके अलावा हमेशा समझ में हम यही करते हैं कि हमने बस सन प्रोटेक्शन रखनी है। डैमेज होगा लेकिन आपने इस स्किन को बचा के रखना है। वाइटनिंग क्रीम्स और ब्लीचिंग क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करनी है, ज़रूरी चीज़ करेंगे। चंद इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं हमेशा बताया करती हूँ। विटामिन सी हो उसके अंदर, आर्ब्यूटिन हो,
लिकरिस हो उसके अंदर, जितनी आजकल ये ब्रांड्स की गोरा करने वाली क्रीम, जो मैजिकली गोरा करने वाली क्रीम्स आई हुई है ना, थोड़ा सा यू हैव टू अवॉइड दैट। सही, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि अब लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे लोग जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे रिजल्ट्स चाहते हैं, और ये जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं ये रिजल्ट देती भी हैं, बिल्कुल। और उसके बाद जो आपकी स्किन के साथ होता है वो तो जी अल्लाह माफ़ी दे। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताना है कि जी सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी लोग करते हैं, फिर भी कहते हैं कि आप प्रॉपर कोई इसका तरीक़ेकार होता है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करने का? बिल्कुल तरीक़ेकार होता है। अब जिस तरह समर्स में हम कहते हैं कि आप वाटर बेस्ड को छोड़ के ज़रा जेल बेस्ड की तरफ आ जाए, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा कंप्लेन क्या होती है एवरी टाइम, सब कहते हैं जी जो नज़र ना आए। हाँ। जो आपके मिनरल सन ब्लॉक्स होंगे वो आपको कास्ट देंगे। अच्छा सन ब्लॉक वैसे वही है जो स्किन के ऊपर नज़र आए, वो फिजिकल बैरियर भी देता है। लेकिन ये समर्स में जो आपने मेकअप करना है, जब आपने बाहर जाना है, यू कांट हैव अ शाइनी फेस, तो आपने जेल बेस्ड सन ब्लॉक लगाते हैं। सीबम SC जेल लिखा होता है। हर सन ब्लॉक आप मार्केट पे जाएं, किसी भी ड्रग स्टोर में जाएं, आप उनको कहें कि जी मुझे सीबम कंट्रोल जेल बेस्ड सन ब्लॉक दे दें। ट्रांसपेरेंट होगा, नज़र नहीं आएगा, आदमी औरतें सब लगा सकते हैं। आप घर के अंदर भी लगाएं, घर के बाहर भी लगाएं। घर के अंदर आप धूप से महफूज नहीं है, आपकी खिड़कियां खुली हैं, सो आप घर के अंदर लगाएंगे। बाहर जब आप जा रहे हैं 2 घंटे के बाद ना, जो लोग घर में हैं उनको लगता है उनको सन ब्लॉक की जरूरत ही नहीं। चूल्हे के आगे जाने के लिए आपको सन ब्लॉक की जरूरत है, क्योंकि जो पिगमेंटेशन, डलनेस, छाई, ये सब कुछ चूल्हे की हीट से भी खराब होती है। पहले कहा करते थे कि नहीं होती, बट अब इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम भी आ गया है, हीट करेगी। चाहे आप चूल्हे सारा दिन खवातीन घर में चूल्हे के आगे हैं, तो आप सुबह उठेंगे, चेहरा वॉश करके सन ब्लॉक लगाएंगे, 2 से 3 घंटे बाद आप रीअप्लाई कर लेंगे। इफ़ यू आर गोइंग आउट इनटू द सनलाइट तो आप 2 घंटे बाद हर हाल में दोबारा लगाएंगे। यानी अगर आप सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे तक हैं, तो कम से कम 3 से 4 दफ़ा आप सन ब्लॉक रीअप्लाई करेंगे। 2 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है, और घर से निकलने से आधा घंटा पहले लगाएंगे, तब उसका असर शुरू होता है। लगा के निकल गए तो फ़ायदा नहीं। अच्छा, क्या इसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी भी रखते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग लगा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लगा होगा तो एक वो कोटिंग से स्किन पे आपकी हो जाती है? सो क्वांटिटी बिल्कुल होती है। आपने जिस तरह हम ये फिंगर टिप्स पे कहते हैं कि फिंगर टिप यूनिट करके, तो मिनिमम आपने ये 2 उंगली की फिंगर टिप्स, ये 2 पोपोटो के साइज का जरूर लगाना है। इतना सन ब्लॉक आपके चेहरे और गर्दन पे लगा होगा तो फायदा देता है। अदरवाइज फिर हम लगा भी रहे हैं, दिल को तसल्ली भी हो रही है कि मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, अब सन ब्लॉक तो हम लगा लेंगे अपनी स्किन की हिफाजत के लिए। अब क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, तो आप यकीन माने मेरे चेहरे के और हाथों के रंग में इतना फ़र्क आ जाता है कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि ये मेरे ही हाथ हैं। ट्रू। सो उसमें भी यू हैव स्प्रे ऑन सन ब्लॉक्स, बॉटल में है, शेक करें। आप अपने बाजू जितने एक्सपोज हैं उस पर स्प्रे करें, एंड देन वेयर ग्लव्स। आप हमेशा ग्लव्स पहने, उनको थोड़ा सा लंबा करवा लें, लेकिन ग्लव्स पहने। प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन सन ब्लॉक लगाने के बाद भी देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आई एम आस्किंग कि जी छतरी भी साथ ज़रूर लें। आप एक दुपट्टे से जब निकलते हुए तो उसको कवर भी करें। जितनी फिजिकल प्रोटेक्शन सनलाइट से दे सकते हैं आप ज़रूर दें। क्यों? और वही बात कि अभी जिस तरह अब हीट वेव भी आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स, इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर। हमारे पास ये बड़े मुश्किल समझ आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। स्किन स्पेशलिस्ट हमारे पास जितने भी आते हैं इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बताते हैं। मुझे लगता है, मैं खुद भी क्योंकि फॉलो करती हूँ, हमने मेकअप भी करना होता है, बाहर भी जाना होता है। अब ये जो टोटके टाइप चीज़ें हैं ना, अट्रैक्शन इनमें बड़ी होती है, यकीन माने। और सोशल मीडिया पर जैसे जैसे ज़बरदस्त से उन्होंने वो चीज़ें लिख के टोटके बताए होते हैं ना, लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब क्या करते हैं लोग, रोज़ वाटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गर्मी में, ये बहुत अच्छा है। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। आप एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, ये चीज़ें कितना आपकी स्किन की हिफाजत करती हैं? कुछ चीज़ें मुझे पसंद हैं। जिस तरह आपने रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल कहा ना, एज लॉन्ग एज असली रोज़ वाटर है, इट इज़ परफेक्ट। आप फ्रिज में रखें, आते जाते उसको स्प्रे करें, वो आपकी स्किन को कूल भी करेगा, टोन भी करेगा, पिगमेंटेशन को भी कम करेगा। उसके बाद जो आपकी एलोवेरा जेल है, अगर आपने फ्रेश एलोवेरा का पौधा घर पे लगाया हुआ है, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। जो केमिकल प्रोसेस बोतलों में पैक जेल्स हैं, दे नॉट गोइंग टू हेल्प यू। फ्रेश रखें, उसको काटें, फ्रीजर में रखें, अपने चेहरे पे लगाएं। बेहतरीन चीज़ है टू रिमूव टैन एज वेल, जो आपका एलोवेरा जेल होता है। इट्स रियली गुड, मॉइस्चराइज स्किन को हाइड्रेट करने के लिए भी। बट जो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी, लेमन नहीं डालना अपने स्किन केयर में। मैंने तो डायरेक्ट लोगों को मुंह पे लेमन नहीं लगाना, इसको इट इज़ अ फोटो सेंसिटाइजिंग एजेंट। आपने नींबू लगा के धूप में गए तो आपका रंग जल जाएगा, आपके मुंह पे इवन ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। अच्छा। इसलिए लेमन नहीं लगाना मुंह के ऊपर, जो ज़रूरी चीज़ है। जिस तरह लोग लगाते हैं, हम योगर्ट और मिल्क लगाते हैं, आप लगा सकते हैं। व्हाट आई ऑलवेज आस्क पीपल इज़ कि जो मर्जी DIY ने घर वाले टोटके आप जितने मर्जी करें, लेकिन आपने लेमन नहीं लगाना डायरेक्टली हाथों पे, चेहरे पे। लेमन इज़ अ फोटो सेंसिटाइजिंग एजेंट। आपने लगाया, आप धूप में गए, आपका मुंह जल जाएगा। आई हैव सो मेनी पीपल कमिंग विद सनबर्न्स इस तरह इन चीज़ों के साथ। आपने डायरेक्टली इस तरह नहीं लगाना है। ब्लीचिंग एजेंट्स में आजकल लोग अमोनिया, अब हाथों पैरों को रंग सफ़ेद करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया एंड व्हाट नॉट डाल रहे हैं। ये नहीं डालना है प्लीज़, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। आप करें, आप स्क्रब करें, आप बेसन लगाएं, दही लगाएं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है इन चीज़ों में। बट
जो चीज़ें इस तरह की हार्श हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स है, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह आप बर्तनों पे और उन पे मेटल पर से दाग उतारने के लिए यूज़ होती है ये वाली चीज़। बिल्कुल। सो आप उस तरह अगर डाल के वो हाथों पैरों को गोरा करने के लिए करेंगे तो इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। मॉइस्चराइज रखें, हाइड्रेटेड रखें स्किन को, विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आर्ब्यूटिन है, लिक्विरिस है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपने किसी भी बॉडी मॉइस्चराइज़र में या बॉडी मिल्क्स, पूरे मेडिकल स्टोर भरे हुए हैं इन चीज़ों से कि मेडिकल ग्रेड आप लाइटनिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट द रेगुलर ये जो क्रीम्स आपको इश्तिहारों में होते हैं कि जी 1 हफ्ते में या 15 दिन में बहुत शदीद में गोरी हो गई, दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली डैमेज स्किन को पतला भी करेगा, उस पर सुर्खी भी आएगी और उसके ऊपर बाल भी आ जाएंगे आप। सही। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, ये तो इतनी ज़बरदस्त बातें आप बता रही हैं, मेरे जहन में इतने सारे सवालात आ रहे हैं। अब डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उनके लिए क्या अगर सन ब्लॉक है कुछ स्पेशल होगा, या फिर उन्होंने अपनी स्किन केयर किसी और तरह से करनी है? हम कह रहे हैं मॉइस्चराइज रखना है स्किन को, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा हम देखते हैं हर टाइम शाइन कर रही होती है, उनको किस तरह से केयर? सो जिनकी स्किन ऑयली है उसमें हम थोड़ी सी स्किन केयर चेंज करते हैं समर्स में। जो अब सबको अब एक अंदाज़ा हो गया है AHAs और BHAs, ये हर कोई नाम लेता है इसमें। सो BHAs में सबसे कॉमन आता है सैलिसिलिक एसिड। सो हम फेस वॉश को चेंज करेंगे, आपका फेस वॉश वो आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, वो आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा स्किन के अंदर जो आपके चेहरे पे ऑयल आता है, और उसके अलावा वो डेड स्किन को भी रिमूव करेगा। सो BHA कंटेनिंग फेस वॉशेस जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, आप देखें आराम से बहुत अच्छी इंपोर्टेड कंपनीज़ के भी आते हैं, लोकल भी आ रहे हैं, हर एक में सैलिसिलिक एसिड डला हुआ है। सो यू स्टार्ट यूजिंग दैट सन ब्लॉक। और येस, जो आपका फेस वॉश वो करेंगे, सन ब्लॉक आप लेंगे जिसमें सीबम कंट्रोल हो, SC जिसमें लिखा हो, सीबम कंट्रोल, वो ऑयल को कंट्रोल करेगा आपके चेहरे पे आने से। उसके ऊपर आप जितना मेकअप करें इट विल बी फाइन। बिल्कुल। सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि लूज पाउडर्स, शेयर्स पाउडर्स यूज़ करें, फाउंडेशन का यूज़ थोड़ा सा कम कर दें समझ में, क्योंकि आपके पोर्स को क्लॉग करेगा। फिर जब मेकअप रिमूव करना है, मेकअप तो ज़रूर करें, मैं तो वही बात कि इट्स समथिंग कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, देखिए इट्स समथिंग दैट्स एसेंशियल। जब आपने बाहर जाना है तो इट्स सब एसेंशियल, राइट? यू हैव टू पुट ऑन मेकअप। BB क्रीम, CC क्रीम ही चाहे क्यों ना हो, बट दैट नीड्स टू बी रिमूव। समर्स में डबल क्लेंजिंग इज़ अ मस्ट। आप क्लेंस करें अपने, चाहे फेस वॉश से करें, क्लेंजर से करें, फिर कोई एक जेंटल सा माइसेलर वाटर लेके दोबारा से फेस को वाइप करें आप, ठीक है ना? डबल क्लेंजिंग इज़ अ मस्ट फॉर पीपल हु हैव ऑयली स्किन। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना है तो मॉइस्चराइजर भी वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड आ गए हुए हैं, ठीक है। तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिस पे नॉन कोमिडोजेनिक लिखा होता है। नॉन कोमिडोजेनिक क्या होता है? कॉमिडोन होता है जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बन जाते हैं। सो आपके मॉइस्चराइजर पे नॉन कोमिडोजेनिक लिखा हो, ये वर्ड याद कर लें कि इट शुड बी नॉन कोमिडोजेनिक। ठीक है, चलें जी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से आपको बेहतरीन मशवरे इस तरह स्क्रीन पर कोई भी नहीं दे सकता। इसके लिए हम देखते हैं लोग जाते हैं खुद स्पेशली टाइम निकाल के। तो डॉक्टर साहिबा, हम हमेशा आपका शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी ज़बरदस्त मशवरे आप दे देती हैं आके, और बहुत लोगों का यहाँ पर जो है भला भी हो जाता है। वो लोग जो कि अपनी स्किन का बुरा हाल कर देते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें होती हैं। एक्नी बहुत बड़ा मसला गर्मियों में बन जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी खाने शाने ज़्यादा खा लिए, मसाले वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए, गर्मी की वजह से हो रही है, काले निशान बन जाते हैं एक्नी के बाद, खड्डे बन जाते हैं स्किन पर। ये बहुत सारे लोगों का मसला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें जब लोग अपनी तस्वीरें भी साथ स्किन की भेज रहे होते हैं, हम देख के परेशान हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ एक्नी के मसाइल पर हमने बात करनी है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक्नी बहुत ज़्यादा लोगों का मसला है। अच्छा, मैंने देखा डॉक्टर साहिबा कि कुछ स्पेसिफिक एज आपकी होती है तब एक्नी का एकदम से आपके चेहरे पर अटैक हो जाता है, क्यों ऐसा है? सो मल्टीपल टाइप्स की एक्नी होती है। जो टीनेजर्स में होती है उसको हम हार्मोनल एक्नी कहते हैं। आमतौर पे आप यही देखते हैं कि जो 13 साल से 18 साल की एज में एक्नी निकलती है जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। और यकीन मानिए वो इतना परेशान करती है, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, ओहो इसको क्या हो गया है, मतलब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इससे। सो जो टीनेज एक्नी है वो हार्मोनल एक्नी है, उसका ट्रीटमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्नी। फिर देयर इज एडल्ट ऑनसेट एक्नी। अब आप देखेंगे 30s में खवातीन कंप्लेन करती हैं कि जी सारी जिंदगी कभी एक्नी नहीं निकली, 30-35 साल की हुई तो एक्नी निकल आई। जो एडल्ट ऑनसेट एक्नी भी होती है वो भी आपकी हार्मोनल ही होती है।
उसके अलावा कुछ होती है एक्नी, जिस तरह मतलब बात वे यू आर यूजिंग कॉस्मेटिक्स और आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो आपका फोरहेड डैमेज होने का चांस होता है कि आपका जितना प्रोडक्ट लग रहा है बालों के ऊपर दैट कम्स ऑन द फोरहेड। लोगों ने हेयर स्टाइल इस तरह का बनाया है पसीने से, बालों की फ्रिक्शन से, उससे एक्नी निकल रही है। जो सबसे बड़ी एक्नी आजकल हमें प्रॉब्लम दे रही है, जब ये कोविड के टाइम्स में मास्क हमने लगाया, मास्क पहनने से, उसका नाम मास्क एक्नी, एक्चुअली इट हैज़ अ नेम, उसको मास्क एक्नी कहते हैं। इन जगहों पे हाँ, सिर्फ इस जगह पे लोगों को हो गया था, एलर्जिक रिएक्शंस भी आए, फिर प्रॉपर एक्नी भी आई जिसके लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। सो एलर्जी में येस, एक्नी में खाने पीने का रोल भी है, पानी के इंटेक का रोल भी है, आपके हार्मोन्स का, स्ट्रेस लेवल का रोल भी है। लोग कहते हैं ठंडी चीजें खाना शुरू कर दो और आपने गर्म चीज तो कोई खानी ही नहीं है। नहीं, आप खाएं लेकिन आप अवॉइड क्या करेंगे, आप बहुत मीठा अवॉइड करेंगे, आप बहुत डीप फ्राइड अवॉइड करेंगे। इन चीज़ों का रोल प्रूवन है। सर्दियों में जो लोग कैफीन बहुत लेते हैं, अगर डेली डार्क कॉफ़ी पी रहे हैं, जो लोग डाइट पे जा रहे हैं और डार्क कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, दे ऑल्सो गेट ट्रिगर्ड विद एक्नी एज वेल। तो बहुत ज़्यादा मीठा, डीप फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक, ये सारी की सारी आपकी एक्नी को ट्रिगर करते हैं। अब आपने करना क्या है, वही बात कि विद एक्नी प्रोन स्किन डिपेंड करता है कि किस तरह की एक्नी आ रही है। अगर तो थोड़ी बहुत आ रही है तो येस, यू चेंज योर फेस वॉश, यू चेंज योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर ज़्यादा पस वाली एक्नी, जिससे दर्द वाली रानी निकल रही है, देन इट्स समथिंग कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा टू गेट स्पेसिफिक स्किन केयर एंड मेडिकेशंस एज वेल, जिसमें हम खाने वाली भी देते हैं दवा, लगाने वाली दवा भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, वो एक्नी कुछ लोगों की मसला ही होता है कि बाद में काले दाने, पूरे काले निशान पड़ जाते हैं और उसके बाद वो खड्डों की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि जी अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, कुछ हमें ऐसी चीज़ें बताएं कि फौरी एक्नी ख़त्म हो जाए और बाद में खड्डे भी ना पड़े। अच्छा, ऐसा भी है कि अगर आप वाकई उस दाने को खुद से हाथ से ख़राब कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न बनती है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप दाने को ख़राब ना करें, उसको पॉप ना करें, इसको हम कहते हैं कि पिंपल को आप पॉप ना करें। रूल 101 ऑफ एक्नी ट्रीटमेंट इसके बच्चों को हम सबसे पहले कहते हैं कि दाने को आपने हाथ नहीं लगाना, चेहरे को हाथ नहीं लगाना। आपने यहाँ से हाथ लगा के दूसरी जगहों पर हाथ लगाएंगे तो वो स्प्रेड करेगा। अच्छा। सो उसमें हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉपिकल जो हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स क्रीम्स भी मिलती हैं जब बच्चों को शुरू हो। सबसे पहले तो बच्चे का वही बात, एक्नी प्रोन स्किन वाले फेस वॉश पे लेके आएँ बच्चे को। आप फेस वॉश चेंज करें, पानी ज़्यादा दें, एंड यू सी के बहुत ज़्यादा जंक या फास्ट फूड तो नहीं खा रहा। आते जाते बच्चा अगर 2-3 दिन में चॉकलेट्स खा रहा है, अगर आप फ्राइज़ भी लेके दे रहे हैं बच्चे को, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहा है, तो यू नीड टू स्टॉप दैट। जंक फूड का इंटेक बच्चे का थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। तो यूजुअली बच्चे किड्स दे ग्रो आउट ऑफ इट। लेकिन अगर बहुत मोटी एक्नी निकल रही है, व्हाट आई ऑलवेज टेल पीपल इज कि हर एक्नी खड्डा और निशान नहीं छोड़ के जाती। जिसको आप फाड़ेंगे, छेड़ेंगे, वो निशान छोड़ के जाएगा और येस इनवेरेबली खड्डा भी छोड़ के जाएगा। लेकिन जो बहुत मोटी दर्द वाली एक्नी है उसको डिले करके, टोटके करके इंतज़ार ना करें, उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन कराएं। 3 से 6 महीने लगते हैं, स्किन बिल्कुल सेटल हो जाती है। अच्छा, ये तो फिर बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी स्किन बिल्कुल सेटल हो जाती है। तो फिर इसके लिए मेरे ख्याल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डिले नहीं करना चाहिए। और वो जो खुद हम टोटके अपनाना शुरू कर देते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। एक्नी के साथ हमने कहा मेकअप लोगों को करना पड़ता है, जाना पड़ता है कहीं ना कहीं, शादी ब्याह पे बड़ी लड़कियों को एम्बैरेसमेंट होती है कि अच्छा अब इतनी एक्नी नज़र आ रही है तो क्या करें। अब मेकअप क्या ऊपर लगाकर या कोई चीज़ अगर आप ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा आपकी स्किन को डिस्टर्ब करेगी? मेकअप बिल्कुल स्किन को, बिल्कुल पोर्स को आपके क्लॉग करेगा, एक्नी को वर्सन करेगा। व्हाट आई ऑलवेज टेल इज कि वही बात, डबल क्लेंजिंग आप मेकअप करने से भी पहले करें, थोड़ा सा चेहरे को आइस करके उसके ऊपर मेकअप करें और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता है मेकअप को रिमूव करें, अपनी स्किन को ब्रीथ करने दें। ठीक है। और आपने अपने मेकअप ब्रशेज़ दूसरों से सेपरेट रखने हैं और अपने मेकअप ब्रशेज़ और स्पॉन्जेस को वॉश करना है एवरी टाइम यू आर यूजिंग देम। अगर आपके चेहरे पे एक्नी निकली भी है और वही ब्रशेज़ आप रिपीटेडली यूज़ करें, स्पेशली इन समर्स। विंटर्स में फिर भी गुजारा आपका चल सकता है, लेकिन इन समर्स यू नीड टू वॉश योर मेकअप ब्रशेज़ रेगुलरली। और आपका मेकअप ब्रश और स्पॉन्ज कोई ना यूज़ करे, ना आप किसी और का यूज़ करें। सही। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, ख़ासतौर पर वो लोग जिन्हें एक्नी का प्रॉब्लम है। गर्मियों में हाथों में पसीना, पाँव में पसीना लोगों को बहुत ज़्यादा आता है। इसकी क्या, फेस पे नहीं आ रहा लेकिन हाथों पे बहुत पसीना आ रहा है, पाँव पे बहुत पसीना आ रहा है। फिर एम्बैरेसमेंट भी उन लोगों को होती है जिनको कुछ इशू हो जाता है कि अच्छा स्मेल आएगी, लोग परेशान होंगे, किसी से हाथ मिलाना पड़ गया तो बुरा लगेगा। हल है इसका कोई? इसका एक्चुअली हल है, इसको हम कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। ये हर एक को नहीं होता मगर इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड हाइपरहाइड्रोसिस। अंडर आर्म्स में, हाथों पैरों में बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग है। सो हम लगाने के लिए भी लोशंस देते हैं, जो हम घर पे टोटका वो फिटकरी वाला भी करते हैं। वो एक अगर आप पे फिटकरी का टोटका और ये लगाने वाले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशंस मिलते हैं जिस तरह डिओड्रेंट के अंदर होता है, तो वो अगर आपके लिए काम नहीं करा देन वी हैव बोटॉक्स फॉर दैट। वेरी जो है इंटरेस्टिंग यूज़ एंटी रिंकल इंजेक्शन है। बेसिकली ये स्किन की लकीरों को और लाइनों
दर्दों को ख़त्म करने वाले इंजेक्शन होते हैं, लेकिन वो आपके इधर स्किन के जो पसीना बनाने वाले ग्लैंड्स हैं उसकी नर्व सप्लाई को बंद कर देता है वो। ठीक है। तो 6-8 महीने आपको पसीना नहीं आता। इट्स समथिंग दैट वी डू। यस, आई हैव रेगुलर पेशेंट्स हु कम टू मी, समर्स के स्टार्ट में आते हैं, फरवरी मार्च में आते हैं, नवंबर तक जादू सा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्वेटिंग डिसअपीयर्स और 6-8 महीने आपको सुकून रहता है। पेशेंट सिलेक्शन इसकी अंडर आर्म्स तो मैं सबका लगा देती हूँ, ठीक है। पाँव भी यूजुअली सबके लगा देती हूँ। हाथों की सिलेक्शन होती है, अगर आपकी स्किन बहुत थिन है तो फिर मैं नहीं लगाती हूँ, बट पेशेंट सिलेक्शन इसकी इट इज़ समथिंग दैट्स एन ऑप्शन। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है और मेरे ख्याल से किसी अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, वही आपको इस तरह की चीज़ें जो है बता सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर आपको फ़ायदा पहुँचाती हैं अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो आपके लिए नुकसान का बाइस भी ये चीज़ें बन जाती हैं। तो डॉक्टर साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त जादू वाला टोटका बताया। आप ज़रूर अगर प्रॉब्लम ये है तो डॉक्टर साहिबा से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज पे आप हमें बता सकते हैं, हम नंबर भी शेयर कर देंगे, डिटेल्स मजीद आपके साथ शेयर कर देंगे। डॉक्टर साहब, मैसेज कुछ देखने वालों को आप देना चाहें तो गर्मियों के लिहाज से सबसे ज़रूरी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो शाइन करेगी। नींबू मुंह पे लगाने की जगह लेमनेड बना के पिए, लेमन डालें, विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। उसके अलावा वही बात, स्टे अवे फ्रॉम डीप फ्राइड थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम वेरी सो लॉट ऑफ बेकरी आइटम्स, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। और मैं हर दफ़ा ये आके कहती हूँ कि सनब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें और सन से, डायरेक्ट सनलाइट से बचें जितना बच सकते हैं। हमने जाना ज़रूर है, हमने अपने काम ज़रूर करने हैं, लेकिन सनब्लॉक लगा के करेंगे तो यू विल फील अ वेरी गुड डिफरेंस इन योर स्किन। अपनी स्किन का आप जितना ख्याल करेंगे उतना ही वो शाइन और ग्लो करेगी और उतना ही आप वो जो कहते हैं ना कि आप खूबसूरत नजर आए, वो आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये एफर्ट करनी ज़रूर पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वो इतना वो नहीं, इतना कूलिंग इफेक्ट, प्लीजिंग इफेक्ट नहीं आता। जैसे आई चोज दिस कलर, यू नो, दिस इज द समर कलर। ये स्काई ब्लू भी नहीं है और बेबी ब्लू के बीच की एक टोन है, ठीक है। अब ये है कि आप एक कलर के टोन्स और टिंट्स और शेड्स निकाल दो कि उसके अंदर आप प्ले कर लो। तो मेरा ख्याल से कलर काम से ज़्यादा, कट से ज़्यादा कलर्स बहुत आपका प्ले करते हैं, खास तौर पे समर्स की बात की जाए तो आई थिंक बीइंग ए डिज़ाइनर ऑलवेज एम्फेसिस ऑन कलर्स बहुत ज़रूरी हैं। कलर से ही सब कुछ है, वरना हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट है मेरे लिए। तो समर्स आर ऑलवेज वेरी पेस्टल्स फॉर मी। और इस बार भी ईद के ऊपर भी मैंने बहुत पेस्टल कलर्स, एक होता है बेबी पिंक, एक होता है बेबी पिंक में वाइट के अंदर हल्का सा टच ऑफ पिंक आना, तो मैंने वाइट के अंदर पिंक्स, ब्लूज और स्किन के टचेस लेकर आई हूँ, ये कलर्स कि बिल्कुल लाइट कलर्स जो हैं। और फिर ये कि काम बिल्कुल आउट हो चुका है। ईद पे भी आपने देखा होगा लोगों ने प्लेन, और दूसरा एक और चीज़, प्रिंटेड शर्ट्स और प्रिंटेड शलवार बहुत फैशन में आ गई हैं। सेम कलर थीम, बोल्ड कलर्स या सेम प्रिंट भी आप पहनोगे, जो आपका शर्ट का प्रिंट है वही आपके बॉटम प्रिंट, सेपरेट्स का भी वही प्रिंट होगा। और अगर आप दुपट्टा भी ले रहे हो तो 3 एक तरह की चीज़ आप पहन रहे हो। कंट्रास्ट खत्म हो गए हुए हैं, बिल्कुल नहीं अब चल रहे कंट्रास्ट, और कॉम्बिनेशंस नहीं चल रहे, खट्टे मीठे कलर्स नहीं चल रहे, फंक नहीं चल रहा, सिंपल बोल्ड स्टेटमेंट पीसेस चल रहे हैं। चलें जी, ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब बहुत सारे लोग कट्स पे परेशान रहते हैं कि गर्मियों में किस तरह के। अच्छा, सबसे देखो अच्छी बात है कि हमने शलवार को इंट्रोड्यूस कराया है। शलवार इन हुई है, बहुत कंफर्टेबल होती है, एरी होती है। पैंट्स के साथ ये होता है कि बिल्कुल अगर आपको स्वेट आ रहा हो तो साथ बिल्कुल चिपक जाते हो। शलवार एरी है, उसके बाद फिटिंग आउट हो गई हुई है, स्ट्रेट कुर्ताज इन हैं और लो स्ट्रेट, मतलब कि लो शोल्डर्स के साथ, और इसके बाद कि फ्री बाजुओं के साथ कि कुर्ता फिटिंग इन है। बिल्कुल जो होते हैं ना कि बॉडी फिटेड बिल्कुल आउट हो चुके हैं। और शॉर्ट शर्ट्स फिर इन हुई हैं, शलवार का पटियाला, खुली शलवार, बलून शलवार जिसको कहते हैं, अलादीन शलवार जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल इन हुई है, खुस्साज इन हुए। तो आप अपने कहते हैं ना आप अपने क्लासिक्स के अंदर वापस चले गए, बैक टू बेसिक्स में चले गए। जो हमारे बचपन में चीज़ें होती थी, हम बचपन में देखते थे कि हमारी मदर जो हमें ड्रेस अप करती थी, छोटी कमीज़ों के साथ, खुली शलवारें, दुपट्टे लंबे लंबे, तो एकदम से वो कहते हैं ना 10-12 साल बाद, एक डेकेड के बाद फैशन वापस इन होता है। तो ये फैशन वापस इन हुआ है और होना भी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं वो देखें कि हमारा क्या फैशन था, और क्योंकि उन्होंने मॉडर्निज्म में, कंटेम्प्रेरी फैशन में देखा, तो ये बेसिक फैशन बहुत इन हुआ है। और ईद पे लोगों ने वाकई, अच्छा इस बार ईद आपने देखा कितनी सटल रही है। लोगों ने ज़्यादा फ्लैशीनेस नहीं की, बहुत सटल रही है, बहुत गर्मी बहुत थी। तो ये जून जुलाई की ईदों से तो वैसे कम गर्मी थी। बिल्कुल आपने सही अभी तो आगे जून जुलाई में अगर हो जाए तो क्या होता हमारा। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा है ना, हम कह रहे हैं शॉर्ट शर्ट्स की तरफ दोबारा लोग आ रहे हैं। अब कुछ लोग थोड़े बल्कि हैं,
अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि अच्छा शॉर्ट शर्ट नहीं पहननी या शलवार पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई ना लगूं, तो क्या रिकमेंड करेंगे? अच्छा, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि शॉर्ट शर्ट इज़ नॉट अ स्टिग्मा, बट शॉर्ट शर्ट को डिज़ाइन ऐसे किया जाए स्ट्रेट लूज के अंदर, कुर्ता स्टाइल में, हाँ। ठीक है, और शलवार का घेर ज़्यादा ना दिया जाए, उसको नॉर्मल रखी जाए, ठीक है, नैरो बॉटम के साथ। शलवार में भी तो हम बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि हमने उसको बॉटम कैसे रखना है, या हमने उसको काउल बनानी है या नहीं बनानी है, या उसको हमने स्ट्रेट शलवार बनानी है या पैंट नुमा, तो आप बहुत सी इनोवेशंस कर सकते हो। और दूसरी बात ये इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हाँ। शलवार कमीज पहनना इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप कट्स में जाते हो तो आपको कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए, और गर्मियों में आई डोंट थिंक सो कट शुड बी, ये कट्स आप पहनो अच्छे खुले मौसम में, लाइक अक्टूबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर ऑनवर्ड्स, जिसमें आपको आपने ड्रेप किया हो कोई चीज़, बाहर का मौसम कहते अच्छा, हैं। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि एक साड़ी, एक दुपट्टे को हमने कैसे शर्ट्स के अंदर हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हमें अलग दुपट्टे की जरूरत ना पड़े, हमने शर्ट के साथ ही दुपट्टा अटैच कर दिया। बिल्कुल ऐसे। तो अब वो नया कॉन्सेप्ट बन गया है कि शर्ट साड़ी आ रही है। हालांकि वो शर्ट साड़ी इज लाइक अ डिफरेंट थिंग, उसको बना लो, लेकिन वो बेसिकली आपकी दुपट्टे को आपने शर्ट के साथ अटैच कर दिया, सिलाई कर दिया हुआ है कि दुपट्टा हमारा शोल्डर्स पे गिरे, पीछे गिरे, आगे पीछे हो, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा फूला हो तो दुपट्टे को हमने यहाँ प्लेस करके यहाँ प्रॉपर पिनिंग दे दी है या ब्रोच लगा दिया है। तो लोगों के पास अब बहुत वैरायटी हो चुकी हुई है अपनी चीज़ को कॉम्प्रहेंड करने का, अपनी चीज़ों को आसान बनाने का। ये वाली बात नहीं कि डिज़ाइनर ने इनोवेट करना है, लोगों ने आगे फॉलो करना है। तो अब हम क्या लेकर आ रहे हैं, ये लोग हमें देख रहे होते हैं कि आप क्या लेकर आ रही हैं, क्या इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। इंट्रोड्यूस वही चीज़ें होती हैं, बस उनको ऊपर नीचे उनकी तरतीब बदली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सही है। अच्छा, लॉन गर्मियों में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो लॉन अच्छी नहीं लगेगी, क्या कहेंगे आप लोगों को? मुझे तो लगता है जिससे आप मेरा कंफर्टेबल ओपिनियन है कि मैं इतनी ना कढ़ाई हुई चीज़ों को आई डोंट रिकमेंड। आप लगते हैं आप बहुत और हैवी लगते हो कि अगर आपने लॉन पहननी है किसी के फंक्शंस पे तो यहाँ भी कढ़ाई, यहाँ भी कढ़ाई, यहाँ भी कढ़ाई, यहाँ भी कढ़ाई, दुपट्टा भी कढ़ाई, तो आप इसको वो कर लो, फैंसी कर लो। बिल्कुल भी नहीं। इससे बेहतर ये है कि आप उसको डिज़ाइन इस तरह करो कि आप स्मार्ट लगो, एलिगेंट रखो, और उसको गर्मियों का भी टेंट हो। कढ़ाई के ऊपर भी सीक्वेंस भी, पर्ल्स भी, उससे लगता है कि आप और हैवी हो रहे हो, आपको और गर्मी लगती है। तो अगर आपने अपने वो वाली बात है ना कि आपको वेदर देखना है, आपने अपनी जगह देखनी है, तो आप स्मार्ट ड्रेप्स में चले जाओ। अब मैंने ये पहना हुआ है, अब आपको ये मैंने लॉन नहीं पहनी, ये मैंने ग्रिप पहनी हुई है। अब इट्स वेरी एरी, इट्स वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। इट्स लाइक इसमें लाइनिंग की भी जरूरत नहीं है, सॉफ्ट भी है और स्किन फ्रेंडली भी है, और आपको फॉल भी कर रहा है, और आपको ये भी नहीं होगा मैं पतली लग रही हूँ। लॉन में ऑब्वियसली बात है कपड़ा कॉटनिश होता है, बिल्कुल, उसमें आपको वो आपके जब बॉडी के साथ लगता है तो उसमें स्वेट भी प्रोमिनेंट होता है, उसमें फिर आपका वो जो फिगर है वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो आप ऐसी चीज़ें पहनो, ऐसे फैब्रिक्स पहनो कि जिसमें आपको गर्मी भी ना लगे। और इस वक्त एक और फैब्रिक बहुत इन हुआ है, बड़ा रीजनेबल फैब्रिक आया, कॉटन सिल्क। बिल्कुल, इट्स आई थिंक 250 पर यार्ड या 200 पर यार्ड है, बहुत चल रहा है, बहुत से डिज़ाइनर्स भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत यूज़ कर रहे हैं, और वो भी बहुत एरी है, वो कॉटन भी और वो सिल्क भी है, बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस आप ढूंढो मार्केट में जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, क्योंकि हमारी बहुत से लोगों को ये होता है कि हम गर्मियों के कपड़े बना रहे हो कि ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, महंगे ना हो। और ऑब्वियसली गर्मियों में तो कपड़े ये होते हैं कि बार बार आप यूज़ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, ज़्यादा कपड़े बनाने पड़ते हैं। 2 बार आपने लॉन धोई तो वो खराब वेयर ऑफ हो जाती है। लॉन तो लॉन है ना, बिल्कुल। तो फिर आप हम लोग ये कहते हैं कि आपके हमारा जो क्लाइंट है, मैंने लिटरली ईद के अंदर 8000 के अंदर जोड़ा बनाया, और 8000 बड़ा इकोनॉमिकल है, जिसमें फैंसी भी था और 3 पीस भी था, एरी भी था, और मैंने एग्जीबिशंस भी गई। आई वेंट टू इस्लामाबाद, आई वेंट टू कराची, मैं लाहौर भी एग्जीबिशंस की हैं मैंने। और लोगों ने स्पेशली पूछा कि आपका जो डिज़ाइनर लॉन का जो एक कॉन्सेप्ट था कि इतनी महंगी हो गई है, लोग कह रहे हैं 12,000 की लॉन है, 3-4 हज़ार उसमें स्टिचिंग है, तो हम तो ये जोड़ा हमारा 20,000 में जा रहा है, इसमें कोई लेसेस लगे, कोई एम्बेलिशमेंट हो, कोई पैच हो। तो आप ये जोड़ा, मैंने अपने लोगों के लिए आसानी पैदा की कि लोग आएँ और पिकअप करें, ना कि लोग सिर्फ ये देखते रहें कि यार ये बहुत महंगा है। हमें हर तरह के क्लाइंट को, हर तरह के लोगों को केटर करना चाहिए। ये चीज़ें मैंने सीखी, बहुत बाद में सीखी, क्योंकि हर बंदा ऐसा होता है कि आपको मैसेज में जाना चाहिए ताकि लोग आपको वे कर सकें। वो डिज़ाइनर का जो कॉन्सेप्ट है, हर डिज़ाइनर होगा तो महंगा होगा, इस नोशन को ख़त्म किया जाए। नॉर्मली लोगों को ये लगता है डिज़ाइनर जोड़ा अगर आप लेने जा रहे हैं तो बस वो तो बहुत महंगा होने वाला है। अच्छा, एक ट्रेंड में आजकल बड़ा देख रही हूँ, कॉमन हुआ हुआ है, मामा जो ड्रेस पहन रही हैं वही बेटी ड्रेस पहन रही है, सब लोग चाहते हैं इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करना। इसमें कुछ लोग, आई एम सॉरी,
एज वाला डिफरेंस भी भूल जाते हैं। तो जो लोग शौकीन हैं इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करने के, उनको कुछ टिप देना आई चाहेंगे थिंक ये यूथ मदर्स कर रही हैं। अब हमारी मदर्स तो नहीं कहती कि हमारे साथ ट्रेनिंग करो, लेकिन जिनकी बेटियां बिल्कुल छोटी हैं या ईद पे वो चाहती हैं। और एक और बात, मैं मजे की बात बताऊँ, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। माओ का कपड़ा बचता था तो कहती थी कि अपनी हमारी बेटियों की भी बना दो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ। तो वो कहती थी मदर डॉटर ने एक जैसा पहना हुआ, वो एक जैसा नहीं पहना, वो कुछ लोगों की मजबूरी थी, तो लोगों ने वो ट्रेंड बना लिया, भाई ये तो ट्विनिंग हो रही है, ये तो ट्विनिंग हो रही है। ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया। वो हमें याद है, मुझे याद है कि कपड़ा होता था ज्यादा पहले तो, और हमारी मदद कहती थी इसमें से बच गया मेरी बेटी का भी बना देना, ऐसे ही होता था ना, तो वो एक जैसा बन जाना था। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। लेकिन अब तो प्रॉपर तैयारी के साथ बनाना पड़ता है। अब तो मेल भी ट्विनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखे इस साल पिंक कुर्ताज, मेरून कुर्ताज लड़कों ने पहने हुए, क्योंकि लड़के पिंक और मेरून से बहुत पीछे भागते हैं। वो कहते हैं नहीं हमें पिंक और मेरून नहीं चाहिए, हमें ब्लूज में दिखा दो, पर्पल्स में दिखा दो, बहुत हद हो गए, ग्रेज में, स्किन्स में, अर्थ टोन्स में हो जाए, ऑफ वाइट्स में हो जाए। लेकिन पिंक एंड मेरून मेरे लिए भी बहुत चीज़ न्यू थी। अगर लोग पहन रहे हैं तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट, अगर वो पहनना चाह रहे हैं और पहन सकते हैं और अपने आप को कैरी करना चाह रहे हैं और कैरी करें तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। और वो कैरी बात है, क्लाउन नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं, डिसेंट लग रहे हैं, तो व्हाई नॉट। मेरून के भी शेड्स है ना। सही। अच्छा है ना, मुझे बहुत सारे लोग बड़े कॉन्शियस नजर आते हैं कि अपनी स्किन टोन को लेकर अपने ड्रेस का कलर वो सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा अगर ब्राउन है तो मेरा तो कलर बड़ा इस तरह का है कि मुझे ब्राउन कलर सूट नहीं करेगा। कुछ आप इस तरह के लोगों को बताना चाहेंगे कि वाकई ये चीज़ें मैटर करती हैं? अगर कोई डार्क कलर पहन लिया है या बहुत लाइट कलर, स्किन का कलर डार्क है, तो वो सूट नहीं करेगा, कि ये सिर्फ हमारी माइंड में ही एक चल रहा होता है? आई थिंक अब तो मेकअप आ चुका है। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप कितने डार्क लगोगे। अब तो लोगों को ये तो, अब तो किसी के मुंह के पीछे हम जा ही नहीं सकते कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना है। वो बहुत बात की बातें आ चुकी हैं। एवरीथिंग इज मीन सो मच, यू नो, बहुत हो चुकी हुई है। अब ट्रेंड आ चुका हुआ है। अभी मैं जैसे बात कर रही थी, अभी डॉक्टर मोमिना से ही बात कर रही थी बैठ के, कि वो कह रही थी कि लोग ब्यूटी इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, वो कहते हैं ना वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा रहे हैं। तो अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आपके, और आई थिंक हम लोग एशियंस हैं, हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं, वी हैव नेचुरल अर्थ टोन्स, हमारी ब्राउन स्किन है एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। और हमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बहुत गोरे हों तो ये कलर्स हों या बहुत काले हों तो ये कलर्स हों। हम लोग की नॉर्मल अर्थ टोन्स हैं, हमें हर चीज़ कैरी करना आनी चाहिए। और फिर अब ठीक है, आप मेकअप से एनहांस कर लो अपने आप को, लुक से कर लो, बालों से कर लो, सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाली बात है ना, बहुत महंगी चीज़ होगी तो बहुत स्टैंड आउट करेगी। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। बिल्कुल, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि आप कम पैसों में भी अच्छी चीज़ बना के उसको कैरी किस तरह से कर रही हैं। वो आपके लुक्स खुद ब खुद इन्हेंस हो जाती हैं। और वो जो डिफरेंट होता है लगना, वो सिर्फ आपने खुद से मेहनत करके लगना होता है। वरना डिज़ाइनर्स जो जोड़े बनाते हैं वो तो कितने लोग खरीद के लेके जाते हैं, लेकिन हर कोई डिफरेंट उस जोड़े में लग रहा होता है, फिर ये आपका अपना कमाल होता है। थैंक यू सो मच, है ना, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे आपको एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। गर्मी में हमने बात कर ली कपड़ों की भी, गर्मी में हमने बात कर ली स्किन केयर की भी। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कोई हेल्दी टिप हम ना दें? सेगमेंट है आज की हेल्दी टिप। हमारे साथ रहमान मौजूद हैं, आज के टिप वो शेयर करेंगे। ओवर टू यू। मैं हूं रहमान अब्बास, लाइफ कोच, फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आज ऐसा टॉपिक मैं लेके आया हूं जो आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता कि हम उसको कैसे करें और ये कौन सी ट्रेनिंग होती है। यस, एरोबिक वर्कआउट। एरोबिक वर्कआउट बेसिकली आप फुल बॉडी वर्कआउट करते हो, लेकिन डिफरेंट एंगल से, जिसमें मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, आपकी पावर भी इंक्रीज होती है। यस, 4 एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एरोबिक वर्कआउट। तो चलें आज हम करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका वर्कआउट स्किप हो, और इसके लिए हमें मैट चाहिए और घर में कहीं भी कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट एक्सरसाइज आपने करनी है, जस्ट 10 मिनट्स हमारे लिए निकाल लें टाइम, सिर्फ अपनी सेहत के लिए, क्योंकि बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, लिवर और स्टमक आपका फिट रहेगा, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा रहेगा, तो बहुत सी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, मेडिसिन से भी आप दूर रहेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप फिट रहें। तो चले बातें साथ साथ चलती रहेंगी और वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्कआउट करना है जिसको मोस्टली लोग हेट नफरत करते कि नहीं सर हमसे नहीं होता, वो है पुशअप्स। लेकिन बिगिनर स्टेज में हमने करना है ऑन नीज, घुटनों पे, घुटने फ्लोर पे होंगे
और स्टैंडर्ड पोजीशन, आपका हाथ और शोल्डर एक लेवल पे होंगे। तो चले स्टार्ट करें। फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। प्रोफेशनल लेवल पे होने के बावजूद मैं रोज़ पुशअप्स करता हूँ डिफरेंट एंगल्स में, तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आप भी करें। तो चले स्टार्ट करें। स्लो रेंज ऑफ मोशन, 1 2, ऊपर आते आपने स्क्वीज करना है आर्म्स को, चेस्ट को, 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने 15 रेप्स करने हैं, 3 सेट्स। मैंने 10 किए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ किस एंगल से आपने लगाने। बिगनर के लिए ऑन नीज, घुटने फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट 3 सेट्स। नाउ सेकंड एक्सरसाइज मूवमेंट, और आज का वर्कआउट का सेशन का नाम है एरोबिक वर्कआउट। तो चलें स्टार्ट करें। नाउ नीज क्रॉस करना है, 1 2। नीज पोजीशन आपकी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जानी है। इसको माउंटेन क्लाइंबिंग कहते हैं, लेकिन क्रॉस में, क्योंकि एरोबिक वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट, स्ट्रेंथ। 1 2 3 4। इजी वर्कआउट करते गए हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे भी आना चाहिए ताकि बर्निंग तो हो, फिट भी होना है, स्ट्रॉन्ग भी होना है। 10 reps ईच साइड। स्लो रेंज ऑफ मोशन, 1 2 3 4। अब इसका मैं प्रोफेशनल लेवल बताता हूं, ये बिगनर लेवल है। ओके, 1 2 3 4, लेकिन आपने बिगनर लेवल पे लगाना है। 2 एक्सरसाइजेज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, मूवमेंट स्ट्रेट, सेम पोजीशन। नाउ pyramid shape. Okay, left hand, right knee touch. Okay, cross, 1 2 3 4 5 6 6। पिरामिड शेप आपने जाना है। राइट हैंड लेफ्ट नी को टच करे, लेफ्ट नी राइट को टच करे। अगेन आपको परफेक्शन बताने के लिए, ओके, 1 2 3 4 5 6। ये एक्सरसाइज आपने करनी है क्रॉस पिरामिड शेप। परफेक्ट एक्सरसाइज बर्निंग के लिए, एरोबिक वर्कआउट। अब वर्कआउट ही ऐसा है हमने करना है क्योंकि फिट रहना है हमने। फौरन इसके बाद आपने 10 reps ईच साइड लगाने के बाद आपने प्लैंक करना है, वो भी स्ट्रेट आर्म और फुट फिंगर स्ट्रेट। ओके, नाउ स्ट्रेट स्क्वीज। मैं फुट फिंगर पे हूं, चेस्ट शोल्डर लेवल पे, स्टिफ। 10 सेकेंड मूवमेंट, शेकिंग स्टार्ट। ओके, ये कॉम्बिनेशन आपने करनी है। फौरन आपने 10 सेकंड का प्लैंक करना है। आप 10 सेकंड उसके बाद लगाएंगे, 10 सेकंड आपके 10 मिनट्स के बराबर होंगे। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मूवमेंट। ओके, नाउ नी बैंड, फ्रंट, देन बैक स्ट्रेच। 2 3 4 5। ओके, नाउ स्विच करना है, राइट साइड, 1 2 3 4 5। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एरोबिक एडवांस ट्रेनिंग वर्कआउट। इसमें बिगनर के लिए है प्रॉपरली स्लो रेंज ऑफ मोशन। ये आपने करना है, कैलोरीज बर्न करनी है। फिर अगेन बता दूं, ये एरोबिक वर्कआउट है फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और आपकी पावर इंक्रीज करने के लिए। परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज। इसको आप करें। कुछ रेपिटेशन में ये हाल हो गया तो आप सोचेंगे 3 सेट्स के बाद क्या है,
मीन्स कि जो भी प्रोग्राम्स में हम बताते हैं। थैंक यू सो मच रहमान, हमारे साथ मौजूद थे। आज की हेल्दी टिप रहमान ने हमें बताई। तो आज हमने कुछ बात की ब्यूटी की भी, आज हमने कुछ बात की ड्रेसिंग की भी और कुछ हेल्थ की भी। आपने अपना फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाना है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।